दोस्तों नमस्कार। भारत में घूमने जाने का आप प्लान कर रहे हैं, सबसे पहला नाम आपके दिमाग में क्या आता है? गोवा। क्या आप जानते हैं 1947 में भारत का अभिन्न अंग गोवा नहीं था। गोवा 1961 में भारत का अंग बना। 1947 में अंग्रेजों ने जब भारत को छोड़ा, उस समय वहां पर कौन शासन कर रहा था या गोवा पर शासन किया किसने, यह सब जानने के लिए कृपया इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। मैं पूरा आपको शुरू से सुनाऊंगा, पूरी जो गोवा की कहानी है वो बताऊंगा। कृपया विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाएं, उन्हें भारत के इतिहास के बारे में सारी बारीकियों से जानकारी अवश्य होनी चाहिए। हलाकू रहा है न हिटलर रहा है, मुसोलिन का ना वो लश्कर रहा है, नहीं जब रहा रूस का जार बाकी, तो कैसे रहेगा साला जार बाकी। दोस्तों, जौहर महमूद साहब का एक बहुत मशहूर गाना 1961 में आया था। आपने हिटलर का नाम सुना होगा, आपने मुसोलिन का नाम सुना होगा, आपने रूस के जार का नाम सुना होगा। आप जानते सालाजार कौन था? तो गोवा पर बात करने से पहले हमें सालाजार को समझना पड़ेगा, जो एक पुर्तगाली शासक था और हमारी नज़र में वो एक क्रूर शासक था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी सालाजार अपनी सत्ता बनाए रखने में कामयाब रहा, जबकि यूरोप के तमाम तानाशाह सत्ता से हटाए जा रहे थे। सालाजार की ये जो सफलता थी वो उसके न्यूट्रल रहने के कारण थी। वो जानता था कि जर्मनी के खिलाफ युद्ध करने की उसकी हैसियत नहीं है, इसलिए पुर्तगाल का शासक था सालाजार। पुर्तगाल ने युद्ध के दौरान तटस्थ रहने की रणनीति अपनाई। इस बीच मित्र राष्ट्रों ने भी सालाजार पर ज़्यादा दबाव नहीं बनाया, क्योंकि वो चाहते थे पुर्तगाल एक्सिस पावर्स की तरफ झुके, क्योंकि ऐसा होने की स्थिति में स्पेन भी एक्सिस पावर्स की तरफ झुक जाता। युद्ध की समाप्ति के बाद पुर्तगाल को, या यूं कहें सालाजार को, इसका फायदा मिला। मार्शल प्लान के तहत अमेरिका से उसे फंड मिला, उसे नाटो की सदस्यता दी गई और इस सब के बीच सालाजार की जो तानाशाही थी वो बरकरार रही। अब इस संदर्भ में आप गोवा को देखिए। नाटो का मेंबर होने के नाते उसे पुर्तगाल को सुरक्षा की गारंटी मिल गई। नाटो के नियमों के अनुसार जो सुरक्षा थी वो कॉलोनियों को नहीं मिलती थी। गोवा को पहले कॉलोनी का स्टेटस दिया हुआ था, लेकिन सालाजार ने यहाँ एक चाल चली और गोवा को पुर्तगाल का हिस्सा घोषित कर दिया, जिसके चलते भारत की जो सिचुएशन थी वो जटिल हो गई। नेहरू कई बार कह चुके थे कि गोवा भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने पुर्तगाल से सालाजार से बातचीत की कोशिश की, लेकिन सालाजार ने जवाब दिया कि गोवा हमारा हिस्सा है, कोई दान या तोहफे में देने की चीज़ नहीं। आइए समझते हैं पुर्तगाल कैसे गोवा के ऊपर पुर्तगाल ने कब्जा किया। गोवा पर पुर्तगालियों के शासन की शुरुआत 1510 में हुई, जब अल्फोंसो डी एल्बर्की नाम के एक पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर की आदिलशाही से गोवा को जीत लिया। इसके लगभग 270 साल बाद गोवा की आज़ादी की पहली कोशिश हुई। इस घटना को पिंटो कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है। कंडोलिम के एक गांव में पिंटो परिवार रहता था। इस परिवार के लोगों को पादरी नियुक्त किया जाता था, लेकिन पुर्तगालियों ने यहाँ पर भेदभाव किया। इनको ऊंचे पदों पर रखने की बजाय पुर्तगालियों और यूरोपियन लोगों को इनकी जगह रखा गया। पिंटो परिवार ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन जब पिंटो परिवार की नहीं सुनी गई तो उन्होंने मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान से हाथ मिला लिया। योजना के अनुसार इन लोगों को, यानी पिंटो परिवार को, पुर्तगाली सैनिकों के खाने में जहर मिलाना था, जिसके बाद टीपू की फौज गोवा पर हमला कर उस पर कब्जा कर लेती। लेकिन योजना शुरू होने से पहले ही फेल हो गई, क्योंकि पिंटो परिवार ने एक स्थानीय बेकर से सेना की जो ब्रेड थी उसमें जहर मिलाने को कहा, लेकिन उसने पुर्तगालियों को बता दिया। पुर्तगालियों ने एक कड़ा संदेश देते हुए 15 लोगों को सरेआम मौत की सजा दी। गोवा की आज़ादी की अगली कोशिश 1910 के आसपास हुई। 1910 में पुर्तगाल में राजशाही का खात्मा हुआ। गोवा के लोगों में उम्मीद जगी
कि अब पुर्तगालियों की तरह ही गोवा के लोगों को भी अधिकार मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी दौर में गोवा में पहले पुर्तगाली अखबार की शुरुआत हुई। ओ हेराल्डो नाम के इस अखबार ने गोवा में पुर्तगालियों की खूब विरोध किया, जिसके नतीजे में 1917 में पुर्तगाल ने नया कानून पास किया, जिससे और भी ज़्यादा पहले से सख्ती कर दी। पुर्तगाल की सारी कॉलोनियों में राजनीतिक सम्मेलन और रैलियों पर रोक लगा दी गई। इस कानून का एक असर ये भी हुआ कि पहली बार पुर्तगाल ने आधिकारिक तौर पर गोवा को कॉलोनी का स्टेटस दिया। 1938 में गोवन कांग्रेस की स्थापना हुई। 1940 से 1946 के मध्य गोवा में लगातार सत्याग्रह चलाया गया। इसके मुखिया थे श्री राम मनोहर लोहिया जी। पुर्तगाली प्रशासन ने 1946 में सारे सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया। आंदोलन ठंडा पड़ने लगा। आंदोलनकारियों को लग रहा था कि भारत की आज़ादी के साथ शायद गोवा आज़ाद हो जाएगा, लेकिन सालाजार, जिसका परिचय पहले मैंने आपसे कराया, उसका ऐसा कोई इरादा ना था। वो एक क्रूर तानाशाह था और वह गोवा को पुर्तगाल का हिस्सा ही बनाए रखना चाहता था। मगर गोवा के सत्याग्रहियों की कोशिश लगातार जारी थी। गोवन कांग्रेस सत्याग्रह से कोशिश कर रही थी, वहीं आज़ाद गोमांतक दल व गोवा लिबरेशन आर्मी सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से गोवा को आज़ाद करने में लगे हुए थे। 1953 में इस मुद्दे पर भारत और पुर्तगाल के बीच इतना तनाव आ गया कि दोनों ने अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए। ठीक इसी समय पुर्तगाल के साथ फ्रेंच कॉलोनियों का मुद्दा भी उनके सामने आ गया। 1954 में पौंडीचेरी को भारत में विलय करा लिया गया। इस बीच गोवा का मुद्दा इंटरनेशनल बनता जा रहा था। 1955 में सोवियत प्रीमियर निकोलाई बुलगानिन ने भारत का दौरा किया। उन्होंने गोवा पर भारत के दावे का समर्थन किया। कोल्ड वार का ज़माना था, अतः अमेरिका का रिएक्शन आना लाजमी था। वो आया भी। अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने गोवा को पुर्तगाल का हिस्सा बता दिया। अमेरिका के इस बयान की भारत में बहुत निंदा हुई। नेहरू ने कहा, अमेरिका जितनी मदद देना चाहता है उससे ज़्यादा नुकसान उसके इस बयान ने किया है। इस समय अमेरिका के रुख को देखते हुए यह कहना बहुत कठिन था कि भारत सैन्य हस्तक्षेप जो है वो कर दे, क्योंकि नाटो का रिएक्शन निश्चित तौर पर पुर्तगाल की सहायता के लिए ही होता। इस कारण भारत ने सैन्य हस्तक्षेप से परहेज बनाए रखा। फिर एक सवाल खड़ा होता है कि 1961 में ऐसा क्या हुआ कि नेहरू सैन्य हस्तक्षेप के लिए राजी हो गए। 1961 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कैनेडी अपने पूर्ववर्तियों के मुकाबले भारत के प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। 16 दिसंबर 1961 को कैनेडी साहब ने नेहरू को एक खत लिखा। हम भारत से संयम बरतने की अपेक्षा रखते हैं। अमेरिका कोशिश करेगा कि पुर्तगाल दीवार पर लिखे सत्य को स्वीकार करे और उस जगह से निकल जाए जहां उसकी स्वीकार्यता नहीं है। मगर अब सत्याग्रहियों का, पूरे भारत लेफ्ट राइट का नेहरू जी पर बहुत ज़्यादा दबाव बनना शुरू हो गया था। 17 दिसंबर 1961 को भारत की सेना ने गोवा में एंट्री की और मात्र 36 घंटे के अंदर गोवा को आज़ाद करा लिया गया। इस मुद्दे पर अमेरिका ने नाराज़गी जताई। कैनेडी ने भारतीय राजदूत को बुलाकर कहा, पिछले 14 वर्ष से आप हमें नैतिकता सिखा रहे हैं और आखिर में आपने वही किया जो आम देश करता है। ये ऐसा है कि मानो कोई नीति उपदेशक वैश्यालय से बाहर निकलते हुए पकड़ा गया हो। 1961 में अमेरिका के सॉफ्ट रिएक्शन के और भी बहुत कारण थे। अमेरिका ने मात्र उपदेश देकर अपने को सीमित कर लिया। उसके सॉफ्ट रिएक्शन के कई कारण थे, जिसमें से एक कारण ये भी था कि पुर्तगाल में सालाजार की लोकप्रियता लगातार घटती जा रही थी।
नाटो देश भी अपने बीच एक तानाशाह को पाकर ज़्यादा सहज नहीं थे। इन्हीं के चलते अमेरिका ने कोई सख्त प्रतिक्रिया नहीं दी। 1962 में अमेरिका ने भारत को मिलने वाले फॉरेन एड पर 25% की मामूली कटौती कर इस मुद्दे से हाथ धो लिया। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी भारत के कदम की आलोचना की, लेकिन कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। वहीं भारत के इस कदम से पुर्तगाल में मातम का माहौल हो गया। लिस्बन की सड़कों पर सन्नाटा छा गया। उस साल पुर्तगालियों ने क्रिसमस नहीं बनाया। लिस्बन की सड़कों पर एक मातम जुलूस निकला। सालाजार ने प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय ब्रिगेडियर सगत सिंह के सर पर $10,000 का इनाम रखा। सगत सिंह गोवा में पैराशूट रेजिमेंट को कमांड कर रहे थे और वही सबसे पहले लोगों में थे जिन्होंने गोवा की राजधानी पणजी में लैंड किया। गोवा पर कब्जे के साथ भारत और पुर्तगाल के संबंध पूरी तरह से खराब हो गए थे। 1974 में पुर्तगाल में क्रांति के तहत तानाशाही का अंत हुआ। तब जाकर दोनों देशों के संबंध बहाल हुए। 31 दिसंबर 1974 को दोनों देशों के बीच एक ट्रीटी, एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें पुर्तगाल ने दमन, दीव, दादर, नागर हवेली सहित गोवा को अभिन्न भारत का हिस्सा मान लिया। 1990 में भारत के राष्ट्रपति ने पुर्तगाल का दौरा किया और 1992 में पुर्तगाली राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया। इसके साथ ही पुर्तगाल और भारत में पुनः मित्रता हो गई। दोस्तों, हमारे युवा साथियों को गोवा की आज़ादी की कहानी पता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे गोवा के लोगों ने अपना जो संघर्ष था वो 1961 तक जारी रखा और अंततः पंडित नेहरू ने गोवा में अपनी सेना भेजी, जिससे पुर्तगाली शासन का अंत हुआ। कृपया जितने युवा लोगों को आप जानते हैं और यदि इस वीडियो को कोई विद्यालय के प्रधानाचार्य, डायरेक्टर सुन रहे हों तो वो भी अपने छात्रों को यह कहानी अवश्य सुनवाएं या दिखाएं। धन्यवाद।